हेलो एवरीवन। हम कवर कर रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक को, जिसमें हम जियोग्राफी को कवर कर रहे हैं। और क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड चैप्टर में हमने भूमि को पढ़ लिया है। अब हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं जल क्या है। तो जल के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी का चैप्टर है, जिसमें हम जल के बारे में पढ़ते हैं। तो जल जीवन का आधार है। यह न केवल पीने के लिए बल्कि कृषि, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, सफाई और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है। तो जल केवल पीने के लिए ही उपयोगी नहीं है, बहुत सारे हम इससे कार्य को करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है। उद्योग लगाते हैं जिसमें हमको जल की आवश्यकता होती है। और जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं? सोर्स ऑफ वाटर, तो जो प्राकृतिक सोर्स हैं उसमें है वर्षा, नदियाँ, झीलें, झरने, भूमिगत जल और हिमनद। ये सब जो हैं प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं मुख्य टॉपिक के ऊपर। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय मतलब ये बार बार रिसाइकल होते रहता है। जो जल होता है एक नवीकरणीय साधन है, मतलब वो दोबारा उसको हमको प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो फिर से रिसाइकल होकर हमको मिल जाता है। भूपृष्ठ की का जो 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहते हैं। मतलब जो हमारा ग्रह है, जो हमारा प्लेनेट है पृथ्वी, उसको हम जल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। जो हमारा जीवन प्रारंभ हुआ था पृथ्वी पर, वो 3.5 अरब वर्ष पहले महासागरों में आरंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह की 2/3 भाग को ढके हुए है। ठीक है। मतलब जो महासागर है वो पूरे पृथ्वी का 2/3 भाग महासागर ही है। और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करती हैं। महासागरों का जल लवड़ी होता है। ठीक है। मतलब जो महासागर का जल होता है उसको हम पी नहीं सकते, उसको हम यूज नहीं कर सकते एग्रीकल्चर के लिए, चाहे उद्योग के लिए, क्योंकि वो क्या है, लवड़ी है, उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है और जो मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है। महासागरों का जो जल होता है वो मानवीय उपभोग के लिए नहीं होता है, जो मानव है उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। अलवण जल केवल 2.7% ही है। मतलब जो पीने योग्य है, जो जल पीने योग्य है या कृषि के योग्य है, वो केवल और केवल कितना है, 2.7% ही पूरे पृथ्वी पर पीने योग्य जल पाया जाता है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में भी पाया जाता है। ठीक है। मतलब 2.7% जो है वो अलवण जल है। मतलब जो इसमें लवणी जल नहीं है, वो शुद्ध है 2.7%, लेकिन उसमें भी जो 70% बर्फ की चादरों में और हिमानियों के रूप में वो ढका हुआ है, जिसको हम यूज नहीं करते हैं। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में ये जल पाए जाते हैं। ठीक है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। ठीक है। मतलब जो अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, ठीक है, जो चादरें हैं हिमानियों को, उसको मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता, वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है। ठीक है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है। मतलब जो टोटल है अलवण जल वो 2.7% है, लेकिन उसको जो मानव है वो कितना प्रतिशत यूज करता है? केवल और केवल 1% ही यूज कर पाता है। बाकी का जो जल है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड में है, जहाँ पर मानव पहुँच नहीं सकता। और जो है पीने योग्य या कृषि योग्य पानी है वो केवल 1% ही हमको मिलता है। इसमें एक क्या आप जानते हैं कि एक टपकता नल वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। तो मतलब ये पानी को सेव करने की भी बात करता है कि मतलब टपकते हुए नल से भी हम उसको देख रेख करके पानी को सेव कर सकते हैं। इसलिए अलवणी जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। ठीक है। जो अलवणी जल है जिसमें लवण नहीं है, वो पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है ना। पृथ्वी पर ना तो हम जल को बढ़ा सकते हैं और ना ही जल को घटा सकते हैं। वो अपनी रेशियो में स्थिर है और इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील होता है। ठीक है। मतलब ये जो हमारा वाटर सर्कल है
ये जो है कि घूम के महासागरों में फिर वाष्पीकृत होकर फिर हमारे वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर वर्षा होती है तो पानी फिर से आ जाता है। मतलब ये रिसाइकल होते रहता है। वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्र जो होता है निरंतर गतिशील है, जैसा कि आप जानते हैं। इसे जल चक्र कहा जाता है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है, वरन उत्पादन प्रक्रियाओं में भी करता है। जल कृषि, उद्योग तथा बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोगी होता है। ठीक है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। ठीक है। तो कुल मिला के जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो पानी है उसकी जो है कि डिमांड ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है। एक क्रियाकलाप दिया है। क्रियाकलाप में दिया गया है कि एक औसत एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 जल लीटर उपयोग करता है। मतलब पीने के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर, इस तरह से टोटल वो 150 लीटर पानी का उपभोग कर लेता है। ठीक है। तो जल का प्रयोग हम बहुत सारी क्रियाओं को करने में करते हैं, है ना। जैसे वो नहाने के लिए बहुत सारे उद्योगों में पानी की आवश्यकता होती है, और बहुत सारे हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, एक खेती बाड़ी करते हैं, उसमें भी हमको जल की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत जगहों पर जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इसके माध्यम से हम जो है कि इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करते हैं, बड़े बड़े डैम बनाकर, बांध बनाकर जल की आपूर्ति को हम करते हैं, जिससे जो है कि बिजली उत्पन्न होती है। इस तरह से जल की जो आवश्यकता है, बहुत सारी आवश्यकताएं जल की एक मनुष्य को पड़ती है। ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो हमारा रिसोर्स है जल, उसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है। आगे जो हेडिंग है, जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेश में जल की कमी है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिसमें जल की आपूर्ति की कमी होती है, जल पर्याप्त रूप से वहाँ पर नहीं मिलता। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशियाई, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया के अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। मतलब ये जो भी देश दिया गया है, इन सारे देशों में अलवणीय जल की कमी है, वहाँ पर पर्याप्त पानी नहीं मिलता। आप हमारे देश में ही राजस्थान में चले जाइए तो कुछ ऐसी एरिया है जहाँ पर सुबह उठकर लोगों को 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है पानी को लाने के लिए। अगर वो एक दिन नहीं वहाँ पर पानी लाने के लिए कुएं के पास या मशीन के पास नहीं जाते हैं तो उनको पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे देश भी हैं जिसमें जल की उपलब्धता बहुत ही कम है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। ठीक है। मतलब वहाँ पर वर्षण यानी जो वर्षा होती है वो बहुत ही कम होती है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अति उपयोग मतलब कहीं कहीं आवश्यकता पानी की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पर पानी को इतना ज़्यादा यूज कर लिया जाता है कि वहाँ पर भी पीने की पानी की जो है कि आपूर्ति नहीं हो पाती। जैसे शहरों में इन जो भी रोड कंस्ट्रक्ट होते हैं या जो बिल्डिंग बनती हैं उनमें भी बहुत सारी पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड मतलब भूमि के नीचे से पानी निकाल लेते हैं, जिससे पीने का स्वच्छ पानी भी वहाँ पर नहीं मिल पाता। इसलिए पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं विश्व में जल की जो आपूर्ति है वो ठीक से कहीं कहीं नहीं हो पाती, उपलब्धता वहाँ पर कम है। आगे दिया हुआ है, जल संसाधनों का संरक्षण कैसे हो। आज विश्व के शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। मतलब क्षीण होते हुए संसाधन के संरक्षण के कदम उठाने की आवश्यकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं हैं जिसमें पानी का अधिक शोषण कर लिया जाता है और पानी को वेस्ट कर दिया जाता है। इस तरह से पानी को बचाने की आवश्यकता है। ये जल जो है वैसे तो नवीकरणीय संसाधन है, और जैसे कोयला हो गया या हमारा फ्यूल होगा वो तो अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब एक बार यूज कर लिया तो दोबारा वो हमको नहीं मिल सकता। लेकिन जो जल है वे नवीन होता रहता है, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या है कि इसको यदि देखें, नवीकरणीय संसाधन तो है लेकिन इसका अति उपयोग मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग
और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। मतलब जल का प्रदूषण यदि ज़्यादा हो जाए, जैसे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें फैक्ट्री के जो वेस्टेज होते हैं वो जल में नदियों के माध्यम से बहा दिए जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जल प्रदूषित होता है, वो पीने योग्य नहीं रह पाता या सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं हो पाता, सिंचाई के लिए भी वो उपयुक्त नहीं होता है। मतलब यदि प्रदूषण ज़्यादा हो तो जल की आपूर्ति कम हो जाती है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। मतलब अशोधित जल, जैसे जो हमारे बाथरूम से पानी निकलता है, या जो कृषि में जो हम रसायनों का उपयोग करते हैं वो भी क्या करते हैं, पानी को प्रदूषित करते हैं। जो हम रसायन यूज करते हैं हर रोज़, वो क्या होता है, धीरे 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 क्या करता है, हमारे भूमिगत जल को प्रदूषित करता है, जिसको हम यूज करते हैं तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, कृषि के लिए नुकसानदायक होता है। तो इस तरह जो हम कृषि में रसायनों का उपयोग करते हैं या विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक जो कचरे होते हैं उसको हम जल में बहा देते हैं, इस तरह से जल प्रदूषित हो जाता है। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़क नासी जल प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो जो प्रदूषित जल होता है वो मानव के शरीर में पहुंच जाता है, उससे बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषित को नियंत्रित किया जा सकता है। अब बहुत सारी ऐसी शहरें हैं और जिसमें पानी को थोड़ा सा रिफाइन करके साफ़ करके फिर नदियों में छोड़ा जाता है। इसके पहले क्या था, जितने भी औद्योगिक एरिया थे जैसे कानपुर हो गया, तो कानपुर में गंगा में बहुत सारा जो चमड़े की फैक्ट्रियाँ होती थी उनमें से वेस्टेज को गंगा में बहा दिया जाता था, तो गंगा बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती थी। अब क्या है कि उसमें बहुत सारे ऐसे संयंत्र लगा दिए गए हैं को पानी को संशोधित करके फिर उसको छोड़ा जाता है ताकि वो पानी सेफ रह सके। ठीक है, तो इस तरह से हम सेव कर सकते हैं अपने वाटर बॉडीज़ को। वन और अन्य वनस्पति आवरणीय धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। ठीक है, इसलिए वन की आवश्यकता ज़्यादा है। वन को काटने से हमको बचाना है क्योंकि वो धरातलीय प्रवाह को क्या करते हैं, मंद करते हैं और भूमिगत जल को फिर से पुनः पूरा करने में वो सहायक होते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करने की आवश्यकता है ताकि पानी जो नहरों के माध्यम से खेतों में जा रहा है वो वेस्ट न जाए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र में स्प्रिंकलरों से सिंचाई करनी अधिक प्रभावी विधि है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं इसके माध्यम से जो सिंचाई होती है उसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। इस तरह से इन सारी टेक्नोलॉजी का हम यूज करके पानी को बचा सकते हैं। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य तथा जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। ये टपकन विधि जो है वो जो पेड़ होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उसकी रूट्स में जाके पानी टपकता है। मतलब उसको पूरे खेत में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ जहाँ प्लांट होता है वहाँ पर पानी को छोड़ा जाता है ताकि पानी को बचाया जा सके। इस तरह से हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं, वाटर को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे अगले टॉपिक को, जो टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।